गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में आपको एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है स्मृति। इस लेख के लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। इन्होंने अपने लेख में जो बचपन की साहसिक घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में बताया है कि किस प्रकार से बचपन में बच्चे अपनी सहज जिज्ञासाओं को कितने जोखिम में डाल सकते हैं। इन सब का सजीव वर्णन इन्होंने किया है। इसके पिछले भाग में हमने कहानी के बारे में पढ़ा कि लेखक और उसके छोटे भाई जो हैं गांव में उछल कूद किया करते, खेला करते थे। और उस खेल के दौरान जब उनके बड़े भाई साहब ने उन्हें मक्खनपुर डाक खाने में चिट्ठियाँ डालने के लिए भेजा तो उन्होंने उस चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया और उस चिलचिलाती जो तेज जो ठंड थी, कड़ाके की जो ठंड थी, उस बीच में वे मक्खनपुर डाक खाने में चिट्ठियाँ डालने गए। उस रास्ते में ही उन्हें एक सूखा कच्चा कुआं मिला। उस कच्चे कुएं में वे जब स्कूल जाया करते थे तो उसमें पत्थर मारकर सांप की फुसकार सुनते थे, क्योंकि उस कच्चे कुएं में क्या था, एक बहुत अति भयंकर काला सांप गिरा हुआ था। तो उन्हें फिर वही जिज्ञासा हुई कि क्यों ना अभी भी हम उस सांप की फुसकार सुने। तो जैसे ही लेखक ने ढेला उठाकर कुएं में ढेला फेंकना चाहा तो टोपी से चिट्ठियाँ कुएं के अंदर गिर गई और चिट्ठियाँ गिर गई। तो अब वह अपने उसमें नहीं रहा, आपे में नहीं रहा, क्योंकि वह बहुत परेशान हो चुका था। क्यों परेशान हो गया? क्योंकि उसकी जो चिट्ठियाँ थी वह कुएं में गिर गई थी और वो बहुत ज़रूरी चिट्ठियाँ थी, इसीलिए वह बहुत तेज़ तेज़ रोने लग गए थे। दोनों भाई जो हैं बहुत तेज़, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब उनकी बहुत भयंकर मार पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई डांडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। इस प्रकार मैं रो रहा था। आंखें डबडबाना मतलब ऐसा, मैं पहले तो आंखों में पानी भर रहा था, आंखों की पलकें बंद की और आंसू बाहर, और भाई जो है वो जोर जोर से चिल्ला कर रो रहा था। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते, पर कपोलों पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। अब जो लेखक है वो बता रहे हैं कि वह किस प्रकार से रो रहे थे। माँ की गोद की याद आती थी। अब जब बच्चे कोई गलत काम कर देते हैं तो उन्हें सबसे पहले कौन याद आता है? अपनी माँ याद आती। जी चाहता है कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे, कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ तो फिर लिखी जाएगी। तबीयत करती है कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियाँ डाल आए, पर उस समय में झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियाँ न पहुँचाने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। अब मतलब उन्हें ये लग रहा था या तो मैं झूठ बोल दूं, लेकिन झूठ बोलना आता ही नहीं था, और या फिर माँ गले से लगाकर बोल दे कि चिट्ठियाँ वापस लिखी जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन और अगर सच बोल दें तो रुई की तरह धुनाई होगी। इस बात के डर से वह भी क्या कर रहे थे? सिसक रहे थे। इसी सोच विचार में 15 मिनट हो आए। देर हो रही थी। उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा। दिन का बुढ़ापा मतलब अंधेरा हो रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुआरी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुआरी मतलब दोनों तरफ धार वाली। ऐसा लग रहा था कि ऐसी तलवार लटक रही है कि इधर जाओ तो भी तलवार की मार और उधर जाओ तो भी तलवार की मार। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, मतलब हम लेखक ने ये निर्णय कर लिया कि अब मैं चिट्ठियों को कुएं में घुसकर निकाल लूँगा। मूर्खता,
अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेले संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल उसे फल की क्या चिंता, फल तो दूसरी शक्ति पर निर्भर है। अब क्या कह रहे हैं कि या तो मूर्खता के आधार पर वो निर्णय कर रहा है या बुद्धिमत्ता के आधार पर, दोनों में से किसी के भी आधार पर कर रहा हो, लेकिन अगर उसने मौत का मार्ग स्वीकार कर लिया तो वह संसार से अकेला भिड़ सकता है, फिर उसे फल की कोई चिंता नहीं होती है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरे जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब उसे लग रहा था कि मैं कुएं में उतरता रहा हूँ, लेकिन अब या तो मुझे मौत हो जाएगी या फिर मैं दूसरा जन्म लेकर बाहर आ जाऊंगी, इसे मुझे कोई चिंता नहीं थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ संकल्प विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता रहा और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली 2 कानों पर बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई, क्योंकि हमने देखा था कि कुआं कितना गहरा है, 24 हाथ गहरा है। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे से डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को देग, वह लकड़ी जिस पर चरस टिकता है, मतलब जो कुएं से पानी निकालने का जो चरखा होता है ना, उसके ऊपर उस धोती को बांध दिया कि चारों ओर एक चक्कर देकर और गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन मतलब भरोसा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। यही कारण था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। लेखक ने पहले ही बताया कि ये जो डंडा है ये मेरा नारायण वाहन है, मैंने इनसे कई सांपों का वध किया है। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। मुझे लग रहा था कि मैं कुएं में घुसते ही आसानी से उस सांप को मार दूंगा। कुएं के धरातल में से जब मैं 4-5 गज रहा हूँ तब ध्यान से नीचे देखा तो अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठ गया। अब सांप को पता चल गया कि कोई इस कुएं में आ रहा है, तो वह मेरी प्रतीक्षा के लिए अपना आधा भाग ऊपर उठाए हुए इधर उधर फन फैलाकर चकरा रहा था, है ना। चोट के आसन पर बैठा था, मतलब वह ऐसा लग रहा था जैसे अब वो मुझे चोट देना है। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है, फुफकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, कि अब या तो ये हो सकता है मैं बीचों बीच था कुएं के, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं सांप से 1.5-2 फुट की दूरी पर ही पैर रखूं, पर इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता है।
स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। व्यास मतलब जो हमारा जो राउंड होता है ना, गोला, नीचे जाते जाते वो गोला कम होता जाता है, उसका जो सर्किल होता है वो कम हो जाता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक नहीं था, होता ही नहीं है। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता है, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता हो। लेकिन सांप तो खुद ही मुझ पे आ रहा है, तो मैं उस स्थिति में सांप से दूर नहीं रह सकता। पर उतरना तो था ही कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया। प्रतिद्वंदी मतलब अपना जो मेरा जो विपक्षी है, मेरा जो शत्रु था, उसको मैंने पीठ नहीं दिखाई। मतलब मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे कुएं में उतरना है। यदि ऐसा करता तो भी मैं कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता त्यों तो मेरी एकाग्र चित्ता मतलब मेरा जो ध्यान है वह बढ़ जाता। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार पर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। मतलब मैंने अपने दोनों पैरों को ऊपर कर लिया। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि में पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल में सटाए और कुछ धक्के से के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हो गई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा मतलब आँखों से सुनने वाला कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो गया। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी। सांप के फन की ओर मेरी आँखें लगी हुई थी और कब किस और आक्रमणकर्ता सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम हो गया। मतलब वह तो सब गुम हो गया। जिस इरादे से मैं कुएं में घुसा था वह अब मुमकिन नहीं था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या उल्टी लगती है। मतलब कभी कभी हम कितनी ही योजना बना लें, कितना ही अनुमान लगा लें, लेकिन वह हमेशा झूठी हो जाती है। जैसे ही लेखक ने अनुमान लगाया कि मैं नीचे जाऊंगा, सांप को मार दूंगा और चिट्ठियाँ उठा के वापस ऊपर आ जाऊंगा। इस तरह का अनुमान और योजना बनाना कभी कभी बहुत मिथ्या मतलब झूठी और उल्टी हो सकती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वह घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करके मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। अब ये जो बात कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि मैंने जो बात सोची थी वह सारी बात क्या हो गई? मिथ्या हो गई, गलत हो गई और सब असंभव सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मतलब अपनी जो योजनाएं हैं वो सब गलत साबित हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान चाहिए, स्थान ही था। डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसे वह घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो वह फिर पलटकर जरूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी नहीं थी।
तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियाँ कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने को उतरा ही था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे हुए थे। पैतरे मतलब हमारी जो स्थिति थी उस स्थिति पर हम डटे हुए थे। पर आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था क्योंकि सांप तो विषैला है, विष है उसके पास। तो जैसे ही वो काटता तो मैं तो घायल हो जाता और मेरा डंडा चलाना मतलब लेखक को लग रहा था कि वह अपना डंडा उस कुएं के अंदर नहीं चला सकता है। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी था। अब प्रश्न था चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लो। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। दूसरे मार्ग की तरफ मुझे जाना पड़ा क्योंकि दूसरा मार्ग ही मेरे लिए ज़रूरी था। धन्यवाद।